ये जो कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्चुअली उल्टा है। विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर शुड बी ग्रेट पावर्स, अदरवाइज आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी क्लास मॉनिटर को पावर नहीं देते हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे जैसे बैक बेंचर्स होंगे तो क्लास टीचर क्लास के बाहर जाएगी, क्लास मॉनिटर बोलेगा हिमांशु सिट डाउन, तो मैं तो कहूँगा भाई यू सिट डाउन, बहुत देखे तेरे जैसे, ठीक है ना। खास करके ब्रिटिश इंडिया का, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होता था, वो संविधान बनाता था ब्रिटिश पार्लियामेंट। लोग यूजुअली बोलते हैं कि 1857 रिवोल्ट जो है उसकी वजह से कंपनी का रूल खत्म हुआ। अगर हॉलमार्क देखें, हमें हमेशा सक्सेसफुल अभिमन्यु बनना है, गहराई में जाना है, पर हमेशा जब भी कोई चीज़ हम डिटेल में पढ़ें तो वापस से अपन को उसके मतलब की पॉइंट्स पता होने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप लाइफ बढ़िया चल रही है। तो आज थोड़ा सा क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग इंटेलेक्चुअल टाइप का टॉपिक लेके आते हैं। यहाँ पे जो हेडिंग है इस स्लाइड की, वो जानबूझ के हमने रखी है। क्या है कि भाई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एक्ट्स, राइट। अब असलियत में क्या है ना, ये हिस्टोरिकल एक्ट्स जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्चुअली एक्ट्स हैं, ठीक है। तो भारत का संविधान, खास करके ब्रिटिश इंडिया का, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होता था, वो संविधान बनाता था ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर उसके बाद आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, 1853 और अंततः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, जिसने जो है कंपनी का रूल भारत में खत्म कर दिया। इस वीडियो से एक दो और चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं लीगली एस्टैब्लिश करना चाहूँगा। लोग यूजुअली बोलते हैं कि 1857 रिवोल्ट जो है उसकी वजह से कंपनी का रूल खत्म हुआ। मैं आपको ये लीगली प्रूव करके बताऊंगा कि अगर 1857 की क्रांति नहीं हुई होती, तब भी आज नहीं तो कल अंग्रेजी शासन, मतलब कि अंग्रेजी कंपनी का शासन भारत में खत्म होना ही था। क्यों खत्म होना था? चलो उसी से शुरुआत करते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक इवेंट आता है जिसको हम कहते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1776 से 1783 हुई थी। पर जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है वो 1765 से 1783 थी। तो 1765 से 1776 एक तरीके से, जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में लाल बाल पाल श्री अरबिंदो, इनको हम एक्सट्रीमिस्ट मेथड्स के साथ समझते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पे बॉयकॉट की फॉर्म में, नो टैक्स कैंपेन की फॉर्म में 1765 से 1776 चीज़ें हुई। और उसके बाद वो एक तरीके से रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल में कन्वर्ट हो गई थ्रू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक। तो हुआ बेसिकली क्या, अगर हम ब्रिटिश के दृष्टिकोण से देखें, ब्रिटिश स्टेट, ब्रिटिश राज्य के दृष्टिकोण से, कि एक समय था कि कुछ अंग्रेज जो कि माइग्रेट किए ब्रिटेन से 13 कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका, उनकी आने वाली पुश्तों ने एक दिन कहा कि हमें आज़ाद होना है, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ऐसा ना हो कि भारत में भी वही चीज़ हो जाए कि एक दिन ईस्ट इंडिया कंपनी कह दे कि हमारा ब्रिटेन से कुछ लेना देना नहीं है एंड वी ऑल्सो वांट टू बी इंडिपेंडेंट, जबकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो अपनी खुद की आर्मी है। अगर हम 1773 की बात करते हैं तो, या 1765 भी देखें तो, उस समय पे कंपनी की आर्मी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई थी, ठीक है, उसका खुद की आर्मी है। 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी ऑफ बंगाल मिल गया है, मतलब जितने भी टैक्सेशन रेवेन्यू है वो सब कंपनी को मिल गया है। तो कहीं कंपनी ऐसा ना कर दे, ये डर जो है ब्रिटिश स्टेट के अंदर आ बसा था। और उसके बाद उसको मौका मिला इन द फॉर्म ऑफ 1770 ग्रेट बंगाल फेमिन, जिसके अंदर 1 करोड़ भारतीय जो है वो मरे थे भूखमरी के कारण। उसको उन्होंने एज अ बहाना इस्तेमाल किया, क्योंकि इन रियलिटी तो इंडियन लाइव्स दे डू नॉट मैटर फॉर द ब्रिटिश, बीट द ईस्ट इंडिया कंपनी और बीट द ब्रिटिश स्टेट। और उसके बाद वो लेके आए आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बहाना कैसे इस्तेमाल किया? क्योंकि जब ग्रेट बंगाल फेमिन हो गया तो द लैंड रेवेन्यू इनकम ऑफ द कंपनी इट वेंट डाउन एंड कंपनी लिटरली 1772 तक बैंकरप्सी की कगार पे पहुंच गई। तब ब्रिटिश स्टेट ने उसको बचाया 1 मिलियन पाउंड का लोन देके, बट साथ ही साथ में ये भी कहा कि आपको हमारी रेगुलेशन के अंडर आना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट लेके आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और वहां से कहानी शुरू होती है। और फिर हर एक अगले एक्ट के साथ
चाहे चार्टर एक्ट हो, चार्टर रिन्यू करना तो बहाना है, असलियत में वो कंपनी के स्टेट स्ट्रक्चर प्लस कंपनी और ब्रिटिश स्टेट के रिलेशनशिप को चेंज कर रहे हैं एक्ट्स। और धीरे धीरे करके करके इन्होंने कंपनी को इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया था 1853 तक कि कंपनी की कोई औकात बची नहीं थी। इनफैक्ट 1853 में चार्टर वॉज नॉट रिन्यूड फॉर 20 ईयर्स, जैसा कि एक प्रैक्टिस बन चुकी थी। ये कहा गया कि किसी भी मीटिंग में पार्लियामेंट जो है कंपनी के चार्टर को रद्द कर सकता है, अगर चार्टर नहीं तो कंपनी नहीं, क्योंकि चार्टर है फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। ठीक। तो 4 साल बाद 1857 की क्रांति हुई, जो कि एक बहाना था, और कंपनी को ब्लेम किया कि यू हैव मिसमैनेज्ड द इंडियन अफेयर्स एंड देयरफॉर कंपनी स्टेट इज रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश स्टेट्स रूल इन इंडिया। तो ये ओवरऑल एक्चुअली कहानी, और मैं इसको प्रूव भी करूंगा, ठीक है, और साथ में एक सिस्टम भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के साथ। तो ये हम डायग्राम की फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसको समझ सकें। ज़ूम इन करूँगा मैं ताकि आपको वो वाला पार्ट भी अच्छे से दिख जाए। बट आप इतना समझिए कि अब ब्रिटिश स्टेट ने ये कहा कि भाई हमने आपको ब्रिटिश लोगों के, ब्रिटिश सिटीजन्स के 1 मिलियन पाउंड दिए हैं, तो ये आप रैंडम वॉर्स में खर्च ना कर दो, इसलिए हमको कोई मॉनिटरिंग, कोई सुपरविज़न मैकेनिज़्म चाहिए। ठीक है? तो ये ऐसी बात हुई कि क्लास में अगर क्लास टीचर को क्लास को मॉनिटर करना है, सुपरवाइज़ करना है, तो आप क्या करते हैं, एक क्लास मॉनिटर चूज़ करते हैं। अगर स्कूल की प्रिंसिपल को पूरे स्कूल को रेगुलेट करना है, तो वो हर स्टैंडर्ड में एक इंचार्ज मैम रख देती हैं। तो अगर आपके स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक स्टैंडर्ड्स हैं, तो प्रिंसिपल ने इंचार्ज मैम की मीटिंग ली, तो प्रिंसिपल को पूरे स्कूल के बारे में पता चल गया कि स्कूल में चल क्या रहा है। ठीक है? इंचार्ज मैम को अगर अपने सारे सेक्शंस के बारे में जानना है, तो एक टीचर को क्लास टीचर बोल देते हैं कि आप हैं क्लास टीचर। तो अगर 8 सेक्शंस हैं किसी एक स्टैंडर्ड में, तो भाई 8 टीचर्स की मीटिंग ले ली इंचार्ज मैम ने, और पता चल गया कि भाई पूरे के पूरे स्टैंडर्ड में क्या चल रहा है। इसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए क्लास टीचर हर स्टूडेंट से तो बात कर नहीं सकती, उसको बाकी भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, मतलब पढ़ाने होते हैं। तो वो इस तरीके से 1 या 2 क्लास मॉनिटर नॉमिनेट कर देती है, चूज़ कर लेती है, और वो उसको जाके रिसेस टाइम में जो आप अपने गेम्स वेम्स खेल रहे होते हैं, तो वो सारी चुगली करके बता देते हैं कि क्लास में चल क्या रहा है। ठीक है ना? तो बेसिकली हमको चूज़ करना है, इन लोगों को चूज़ करना है एक क्लास मॉनिटर। 3 चॉइसेस हैं, इस क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, एक है गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक है गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, और एक है गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसी बेसिकली कंपनी के मतलब रीजनल हेडक्वार्टर हुआ करते थे, बट फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रेड, कि मतलब भाई भारत से सामान अगर ईस्टर्न पार्ट से खरीदना है, तो वो जिम्मेदारी बॉम्बे बंगाल प्रेसिडेंसी की होगी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी की। वेस्ट से खरीदना है तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, साउथ इंडिया से खरीदना है तो आपका मद्रास प्रेसिडेंसी। तो बेसिकली ये थे। ठीक है? इन तीनों में से इन्होंने चूज किया किसको, गवर्नर ऑफ बंगाल को, और उसको इन्होंने बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्यों बनाया गवर्नर जनरल? क्योंकि मॉनिटर है तो बैच तो मिलेगा ही। ठीक है? पर साथ ही में उसको पावर भी दी, क्योंकि अगर आप किसी क्लास मॉनिटर को पावर नहीं देते हैं, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे जैसे बैक बेंचर्स होंगे तो क्लास टीचर क्लास के बाहर जाएगी, क्लास मॉनिटर बोलेगा हिमांशु सिट डाउन, तो मैं तो कहूँगा भाई यू सिट डाउन, बहुत देखे तेरे जैसे। ठीक है ना? बट हाँ, अगर उसके पास ये पावर है कि अगर वो मेरा नाम 3 बार हाइलाइट कर देगा और 10 मार्क्स मेरे अगले एग्ज़ाम में से कट जाएँगे, तो क्योंकि भाई स्कूल टाइम में वही पासिंग मार्जिन होता था, तो हम भी बैठ जाते थे फिर। तो ये जो कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्चुअली उल्टा है। विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर शुड बी ग्रेट पावर्स, अदरवाइज़ आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह नहीं कर पाएँगे। तो इस कारणवश इन्होंने जो है जीजी बंगाल, गवर्नर बंगाल है वो ही है, जो कि अभी एक तरीके से शासक बना हुआ है बंगाल का। 1772 में डायरेक्ट गवर्नमेंट आ चुकी थी, तो खैर। तो यहाँ पे इन्होंने एक ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया जहाँ पे जीजी बंगाल टॉप पे है, नीचे यहाँ पे गवर्नर ऑफ बॉम्बे है, और यहाँ पे भी गवर्नर ऑफ बॉम्बे है। पावर इसको क्या दी गई जीजी बंगाल को? वॉर और पीस, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स में या तो आप बाहरी दुनिया से एज अ स्टेट बात करते हैं या उनसे लड़ते हैं या ट्रेड करते हैं, यही चीज़ें करते हैं। तो मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो रहेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और अगर इन दोनों लोगों ने वॉर और पीस में इसकी बात नहीं मानी, तो ये इनको सस्पेंड भी कर सकता है। ठीक है? तो क्लास मॉनिटर आ गया और उसके बाद उसके पास पावर आ गई।
पर फर्ज करो कि अच्छा वॉर और पीस में क्यों रखा गया, क्योंकि वो 1 मिलियन पाउंड जो लोन दिया गया वो वेस्ट नहीं होना चाहिए वॉर एक्सपेंडिचर रैंडम वॉर्स में। बट सोचो कि अगर कोई वेलेस्ले जैसा व्यक्ति, ठीक है, रिचर्ड वेलेस्ले 9805 1798-1805 जो कि वॉर मॉन्गरर है, अगर वैसे व्यक्ति जीजी बन गया वो तो फिर मतलब वो तो कहेगा लेट देयर बी वॉर, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल बनाई गई जिसके अंदर 4 काउंसिलर रखे गए, ठीक है। तो C1 C2 C3 C4 और डिसीजन मेकिंग इस तरीके से रखी गई कि मेजॉरिटी वोट से होगी C1 C2 C3 C4 के, ताकि जीजी का प्रपोजल फिर ये 4 लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है, ताकि जीजी रैंडमली बिहेव ना कर सके, ठीक है। काम इस तरीके से चलेगा कि ये क्लास मॉनिटर क्लास की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन 2 प्रकार की है। क्या 2 प्रकार की इंफॉर्मेशन है? एक इंफॉर्मेशन है कॉमर्स मैटर्स पे कि भाई आपने कितना सामान भारत से खरीदा, कितना खर्चा आया, कितना सामान भारत से निकल गया, है। और दूसरी है जहाँ पे कंपनी इज़ रूलिंग एज़ अ कंपनी स्टेट, ठीक है, जहाँ पे वो एक शासक है। उसको हम बोल सकते हैं सिविल, रेवेन्यू, मिलिट्री मैटर्स, ठीक है। 2 ही प्रकार के मैटर्स होते हैं, सिविल और मिलिट्री, ठीक है। किसी भी स्टेट के पास पैसा थोड़ा-सा इनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो किताबों में अलग से लिखा हुआ है रेवेन्यू, ठीक है। इनको हम बोल सकते हैं सीआरएम मैटर्स अपना, ताकि फ्लो चार्ट्स हमारे अच्छे से बन सकें। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो जीजी बंगाल है वो भेजेगा इस इंफॉर्मेशन को कहाँ पे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और उसके बाद फिल्टर लगेगा, क्योंकि कैपिटलिज्म में स्टेट जो है इंटरफेयर नहीं करता है किसी के बिजनेस में, तो फिर एक फिल्टर लगेगा और उस फिल्टर में कॉमर्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे पास ऑन नहीं होगी, बट जो सीआरएम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आगे पास ऑन हो जाएगी। किसको जाएगी? ब्रिटिश स्टेट के पास। कभी भी जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द स्टेट होती है वो स्टेट का फेस होता है, जो लेजिस्लेचर होती है वो एक पैसिव ऑर्गन होता है। तो अगर ये मेरा पूरा ब्रिटिश स्टेट है तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्या फंस जाएगी, अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट रहती है, किसी भी पार्लियामेंट के सेशन में एग्जीक्यूटिव जो है एक रिपोर्ट सबमिट कर देगा पार्लियामेंट को कि देखो भारत में जो रूलिंग एस्पेक्ट है उसमें ये सब चीज़ें हो रही हैं। इस तरीके से जो ब्रिटिश सिटीजन्स मनी है इट इज़ बीइंग काइंड ऑफ लाइक अकाउंटेड फॉर, उसके प्रति एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है एज अ कस्टोडियन बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, क्या? यूजुअली लोग, क्योंकि सीओडी का मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो क्योंकि वर्ड कोर्ट है और फिर हम पढ़ते हैं मुगल कोर्ट, है ना, इस तरीके से मुगल दरबार और ये सब, तो मन में आता है कि यार कोर्ट है तो ये डेफिनेटली कुछ सरकारी चीज़ होगी। नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कंपनी की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देखेंगे कि मैंने क्लियरली आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ से लेकर, हाँ, नाम गवर्नर है पर वो प्राइवेट एम्प्लॉई है कंपनी का, नाम गवर्नर जनरल है पर वो प्राइवेट एम्प्लॉई है कंपनी का, ठीक है। कंपनी स्टेट है भारत में, ब्रिटिश इंडिया में, जो 1765 में सिर्फ बंगाल था और उसके बाद धीरे-धीरे एक्सपैंड करते-करते 1858 तक इट वाज़ 63% ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, जहाँ पे 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूज्ड टू लिव। तो ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद ये जो है आपका, ये है ब्रिटिश स्टेट। तो यहाँ पे हम 2 रिलेशनशिप देख रहे हैं, इस कंपनी और इस ब्रिटिश स्टेट की रिलेशनशिप, और दूसरी चीज कि विद इन ब्रिटिश इंडिया किस प्रकार से गवर्नर जनरल और गवर्नर्स और उनकी रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है। उसके अलावा हम क्या इससे डिराइव कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि पहली बार जो है एक स्टेट का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, वर्टिकल टाइप से। तो सेंट्रलाइजेशन इन जीजी बिगिंस, कहीं ना कहीं जर्नी शुरू हो चुकी है आज के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की, आज के सेंट्रल लेजिस्लेचर की और आज की सेंट्रल जुडिशरी की। हाँ जी, ये जो जीजी की काउंसिल है यही फ्यूचर में जाके आज की लोकसभा, राज्यसभा, आज का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आज का सुप्रीम कोर्ट बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये सब जर्नी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रिटिश। तो ये हो गया आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अंदर अगर हम हॉलमार्क देखते हैं तो क्या है हॉलमार्क? 2-3 चीजें हमें दिखती है, प्रीलिम्स के हिसाब से भी काम आ सकते हैं कि देखिए, एक तो पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल क्रिएट हो रही है, दूसरा क्या है कि पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को रेगुलेट किया, ठीक है। इससे पहले
कंपनी जो है, क्योंकि वहाँ पे भी डेमोक्रेसी धीरे-धीरे अग्रसर हो रही है, ठीक है? तो शुरुआत में वहाँ पे मोनार्की पावरफुल होती थी, तो वो कहने को कह देते हैं कि भई 1642-51 इंग्लिश सिविल वॉर, ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 एंड देयरफॉर इंग्लैंड बिकेम फर्स्ट डेमोक्रेसी। नहीं, इतना आसान नहीं था, बड़ी सारी पावर्स हैं मोनार्की के पास, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है जनता के प्रतिनिधियों के पास जाएँगे, ठीक है? तो ये हुआ अपना रेगुलेटिंग एक्ट, ये इसकी आत्मा है, ठीक है? बहुत ही जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं उन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप इनकी आत्मा को समझ सकें, ताकि आपकी ग्रिप में रहें चीज़ें। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। उसके बाद बम फट गया। बम फट गया 1783 में, अमेरिका आज़ाद हो गया। वो 13 कॉलोनी जो थी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गई। ये शॉक था इनके लिए, ठीक है? तो ये बिल्कुल शॉक में चले गए कि यार 13 कॉलोनीज़ तो हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, पर इंडिया तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज़ादी डिक्लेयर कर दी, तब क्या होगा? तो फिर रेगुलेशन से शिफ्ट आता है कंट्रोल में। जैसे होता है ना, पिटबुल एक ऐसा डॉग है जो अपने जॉज़ में अगर आपका हाथ पकड़ ले तो छोड़ेगा नहीं, राइट? ऐसा कंट्रोल, ठीक है? तो देयर इज़ शिफ्ट फ्रॉम रेगुलेशन टू कंट्रोल ऑफ द कंपनी, जो कि है पिट्स इंडिया एक्ट। प्रधानमंत्री था इनका विलियम पिट, ठीक है? तो इस वजह से इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट के समय पे इनका प्रधानमंत्री था जिसका नाम था नॉर्थ, नाम इनके थोड़े से अजीब से रहते हैं। तो उसको नॉर्थ एक्ट भी बोलते थे। लॉर्ड वॉर्ड मैं बोलता नहीं, जहाँ पे लॉर्ड है वहाँ पे काट दो, भाड़ में जाए लॉर्ड, ठीक है? तो खैर आते हैं इस चीज़ पे। अब देखिए स्ट्रक्चर किस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया है कि जो नई चीज़ें हैं वो मैंने एक, अगर आपको कलर नज़र आएगा जब ज़ूम इन करेंगे तब आएगा। नई चीज़ें मैंने इसमें ग्रीन में रखी हैं और जो पुरानी चीज़ें हैं वो मैंने ब्लू में रखी हैं, ताकि हमको जो डिफ़रेंस है वो क्लियरली समझ में आ जाए। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें जो है बदल रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जीजी बंगाल है, वो पहले भी था। यहाँ पे नोटिस करिए कि पहले 4 काउंसलर थे, अब वो 3 रह गए, ठीक है? तो एक काउंसलर की जो वोट है वो जीजी को दे दी गई ताकि उसका कंट्रोल थोड़ा-सा बढ़े, वरना ये लोग आपस में बहुत फैक्शनलिज़्म इनका हो गया था, डिसीजन पास नहीं हुआ, तो खैर छोटी चीज़ है। एडिशन आप देखिए कि यहाँ पे वॉर, पीस और रेवेन्यू, मतलब अब जीजी जो है वो बॉम्बे और मद्रास को ऑर्डर दे सकता है कि भाई मेरा मन कर रहा है परमानेंट सेटलमेंट टाइप का लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेके आने का बंगाल में, मद्रास वाले गवर्नर तुम भी लेके आओ। तो लेके आएगा गवर्नर मद्रास का, पर ऑर्डर कौन दे सकता है उसको? ये रेवेन्यू, अच्छा ये रेवेन्यू जो है ये वो रेवेन्यू है जो कंपनी स्टेट का रेवेन्यू, ये रेवेन्यू ट्रेड वाला रेवेन्यू नहीं है। वो ट्रेड इनकम अलग है। कंपनी की 1765 के बाद 2 इनकम हो गई थी। एक है भारत का जो राजस्व है, मतलब जो लैंड रेवेन्यू टैक्सेस हो गए, वो नई इनकम थी, और पुरानी इनकम है ट्रेड इनकम। तो ये रेवेन्यू जो है वो जो स्टेट के पास जो टैक्सेस जाते हैं ये वो रेवेन्यू है, ठीक है? फिर एक नई चीज़ आप देखेंगे कि काउंसिल ऑफ 3 यहाँ पे भी क्रिएट की गई। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आज की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, आज का जो मुख्यमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसकी भी जर्नी यहाँ पे 1784 में स्टार्ट हुई है। गवर्नर और ये दोनों गवर्नर इन्फॉर्मेशन भेजेंगे जीजी को, ये भी इन्फॉर्मेशन चली गई। ये इन्फॉर्मेशन घूम के जाएगी, 2 प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, कॉमर्स की और सिविल रेवेन्यू मिलिट्री मैटर्स की। किसके पास जाएगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी के पास जाएगी। अब देखो कंट्रोल क्या है। पहले क्या था, पहले कंट्रास्ट में तो पहला था सिविल रेवेन्यू मिलिट्री इंफॉर्मेशन, और यहां पे हमने क्या लिखा है? ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग लेटर्स। Look at the level of control, look at the level of distrust, look at the level of anxiety which the British state is having towards the company, कि मेरे को एक्चुअल चिट्ठी दिखा, चिट्ठी की समरी नहीं चाहिए, विश्वास नहीं है मुझे तुझ पे। उस चिट्ठी के अंदर मुझे जानना है कि कहीं तूने कोई साजिश तो नहीं रची है कि तू आज़ादी घोषित करना चाह रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका टाइप चीज़ अगर भारत में होगी तो उसकी जो प्लानिंग है वो इन लेटर्स में होगी, ठीक है? तो सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो देखे जाएँगे। दैट एंग्शियस इज़ द ब्रिटिश स्टेट नाउ, ठीक? अब ये हमारा ब्रिटिश स्टेट है, इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं। अब इन्होंने एक मंत्रालय बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है? तो ये एग्ज़ीक्यूटिव है, एग्ज़ीक्यूटिव ब्रांच के नीचे मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। एक आप मिनिस्ट्री मान के चलें बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ये सारे के सारे लेटर्स आएँगे, ठीक है? ये इनको पढ़ेगा और आगे चीज़ें कर सकते हैं। अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है ही, ठीक?
जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये हेडेड बाय है प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल का व्यक्ति है। उसको हम एक मंत्री लेवल व्यक्ति समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हम बोलते हैं तो वो उनका मतलब फॉरेन मिनिस्टर होता है, तो ऐसा मतलब ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, सीनियर व्यक्ति है उनकी सरकार का। तो इस तरीके से एक मंत्रालय बन गया जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंफ्यूजन नहीं हो इसीलिए मैंने ये सेपरेट ब्रिटिश स्टेट का बक्सा बनाया है कि भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में कंफ्यूज मत हो, मत हो, मत हो। ये कंपनी है और ये स्टेट है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो सब प्राइवेट मुलाजिम हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं। ठीक, अगर आगे चलते हैं तो ये ब्रिटिश स्टेट और ये चीज़ हो गई, ठीक है, ये देख लिया हमने। आगे, ताकि फ्लो चार्ट थोड़ा मेसी ना हो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग किया। अब ये आपका यहाँ पे कलकत्ता है और इधर लंदन है, ठीक है। ये आपका कलकत्ता है जहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बैठा हुआ है, और ये यहाँ पे लंदन है, ठीक है। लंदन में ब्रिटिश सरकार है और कंपनी के हेडक्वार्टर हैं। अब क्या देखिए, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसके नाम में कंट्रोल है, तो नाम में कंट्रोल है तो मतलब बाइंडिंग ऑर्डर्स पास कर सकता है। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ब्रिटिश स्टेट का, ब्रिटिश सरकार का, जानबूझ के ऑफ ब्रिटिश स्टेट रखे ताकि आप कंपनी और इसमें कंफ्यूज ना हो। इट कैन पास बाइंडिंग ऑर्डर्स टू द कंपनी, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो उसको अनिवार्य होगा कि वो फॉलो करे। एंड बाइंडिंग ऑर्डर्स, राइट, बाय पासिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब सोचो कोई कंपनी है और उसके किसी जूनियर एम्प्लॉय को आप डायरेक्टली ऑर्डर दे रहे हो बाईपास करके उस कंपनी के बॉस को, राइट। तो ये बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पे ये बाइंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, दे विल बी पास्ड टू दी जीजी बंगाल, मतलब ये दिए जा सकते हैं इसको बाईपास करके। क्या यूजुअली स्टूडेंट क्या पूछते हैं, क्या सर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब जीजी बंगाल को ऑर्डर दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है भाई। किसी कंपनी का बॉस अपने जूनियर को ऑर्डर क्यों नहीं दे सकता? बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि चेन ऑफ कमांड ब्रेक हो रहा है, ठीक। और जीजी बंगाल को ऑर्डर ये भी दे सकता है और जीजी बंगाल को ऑर्डर बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी दे सकता है। तो ये चीज यहाँ पे मतलब नहीं हो रही है। किन मैटर्स में ऑर्डर दे सकता है? क्या कॉमर्स में दे सकता है? नहीं, सिर्फ सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री मैटर्स में दे सकता है। वेयर द कंपनी इज बिहेविंग एज अ स्टेट, देयर the control is there. Commerce of the company was not touched because capitalism में the state does not interfere in business, ठीक है। so therefore ये जो है ये राज्य रिलेटेड जो बातें हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक। उसके अलावा एक और देखिए, ये चीज पुरानी ही है, ये चीज नहीं है। क्या है? प्रिंसिपल सर्वेंट्स ऑफ क्राउन। प्रिंसिपल का मतलब मैं स्कूल में गलती करता था, अपनी स्कूल की प्रिंसिपल को मैं PRINCIPLE लिखता था, बाद में पता चला वो PAL है। प्रिंसिपल मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, एंट्री लेवल नहीं, बट जो सीनियर है। सीनियर कौन कौन है? गवर्नर्स हो गए, उनके काउंसलर्स, गवर्नर जनरल, उसके काउंसलर्स, कमांडर इन चीफ ऑफ EIC आर्मी, ये लोग, ये जो है प्रिंसिपल सर्वेंट्स, ठीक है, ऑफ क्राउन। मैंने यहाँ गलत लिखा है, ये टाइपो हो गया वैसे। प्रिंसिपल सर्वेंट्स ऑफ कंपनी, ठीक है, तो माफ कीजिएगा उसके लिए। दैट इज GG, CIC एंड गवर्नर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्राउन नहीं है, EIC है, ठीक है। प्रिंसिपल सर्वेंट्स ऑफ EIC, दैट इज GG, कमांडर इन चीफ, CIC, गवर्नर्स, काउंसलर्स वुड बी अपॉइंटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, बट नाउ ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ क्राउन, ठीक है। तो मतलब फर्ज करो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फाइल भेजी कि आई वांट टू मेक चिंटू दी गवर्नर जनरल, फाइल रिजेक्टेड। अगली फाइल भेजी, आई वांट टू मेक पप्पू दी गवर्नर जनरल, फाइल रिजेक्टेड। फिर कंपनी पूछेगी की चाहिए, मतलब क्या चाहते हो? तब क्राउन बोलेगा कॉर्नवालिस। तब फिर फाइल आएगी वहां से, वी हियर बाय प्रपोज दैट मिस्टर भुट्टे वाला कॉर्नवालिस 8693/1786-93 बी मेड गवर्नर जनरल। तब आएगा अप्रूव्ड। फिर अपॉइंटमेंट लेटर कौन देगा? क्राउन नहीं देगा, ब्रिटिश सरकार नहीं देगी। अपॉइंटमेंट लेटर कॉर्नवालिस को, भुट्टे वाले को देगा कंपनी। तनख्वाह मिलेगी उसको कंपनी से। वो एक प्राइवेट मुलाजिम है बट लैटरल एंट्री के थ्रू आया है, सरकारी सिफारिश से आया है, आप ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि जैसे कॉर्नवालिस जो था वो तो ब्रिटिश रॉयल मिलिट्री को लीड कर रहा था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। वो प्राइवेट टाइप का व्यक्ति नहीं है, वो सरकारी टाइप का व्यक्ति है, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा जैसे येस बैंक का इशू हुआ था, तो उसमें फिर RBI ने अपना एक सरकारी व्यक्ति, अपनी पसंद का एक व्यक्ति येस बैंक के टॉप पे बिठा दिया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ इश्यूज थे, तो उससे कंट्रोल आ जाता है। तो
कुछ गड़बड़ होगी तो रेगुलेशन से रेगुलेटर कंट्रोल पे शिफ्ट कर सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका पिट्स इंडिया एक्ट। फिर दूसरी चीज क्या है, एक कॉन्सेप्ट आता है डबल गवर्नमेंट ऑफ ईआईसी अफेयर्स। क्या मतलब है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दो अफेयर्स थे, एक तो था कॉमर्स एंड सेकंड वाज रूलिंग। ठीक है, तो बेसिकली जो भी ये दो अफेयर्स हैं दे आर हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड पुट अंडर टू टॉप अथॉरिटीज। ठीक, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है जैसे डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल 1765-72। वॉट एवर इज द वर्क ऑफ बंगाल, जो भी काम है बंगाल के नवाब का उसको दो भाग में डिवाइड किया गया, दीवानी और निजामत। तो देखिए सिनोनिम तो है डुअल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट, डुअल तो डबल का सिनोनिम ही है। ठीक, एंड दीवानी के ऊपर टॉप अथॉरिटी रहेगी कंपनी एंड निजामत के ऊपर टॉप अथॉरिटी रहनी थी नवाब। तो इसी प्रकार से कंपनी के काम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक को बोला गया कॉमर्स, दूसरे को बोला गया रूलिंग मतलब सिविल रेवेन्यू मिलिट्री मैटर्स। सीआरएम मैटर्स के ऊपर टॉप अथॉरिटी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटिश स्टेट की एंटिटी है, और कॉमर्स के ऊपर टॉप एंटिटी आपकी रहेगी जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि कॉमर्स को टच ही नहीं किया गया था, ना ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने, ना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने। ठीक, टच नहीं किया था। ठीक, स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, क्योंकि कॉमर्स को टच ही नहीं किया गया तो वहां पे जीजी कोई ऑर्डर नहीं दे सकता गवर्नर को कि भाई इतना माल तूने उठाना है इंडिया से, भेजा कि नहीं भेजा। ये बोलेगा अपना काम कर, यहाँ पे हम तीनों इक्वल हैं। ठीक है, इन मैटर्स ऑफ रनिंग द कंपनी स्टेट आई एम योर जूनियर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स लाइक वॉर पीस एंड रेवेन्यू, बट सॉरी नॉट इन परचेज ऑफ गुड्स, नॉट इन ट्रेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनी। और यहाँ पे जो सिविल रेवेन्यू मिलिट्री मैटर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे कंपनी स्टेट एक्टिव है, वहाँ पे स्ट्रक्चर ये बनता है कि एट द टॉप यू हैव बोर्ड ऑफ कंट्रोल एज टॉप अथॉरिटी, फिर लंदन में ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के नीचे गवर्नर्स। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टली ऑर्डर पास कर सकता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टली बाईपास करते हुए ऑर्डर पास कर सकता है जीजी को, एंड ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जीजी को ऑर्डर पास कर सकता है, जीजी इनको ऑर्डर पास कर सकता है। तो एक वर्टिकल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बन के आ रहा है हमारे पास। ठीक है, जबकि यहाँ पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, कुछ चीजें चेंज नहीं हुई। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है डुअल कंट्रोल ऑफ जीजी। ठीक है, ये क्या है डुअल कंट्रोल ऑफ जीजी, स्ट्रक्चर वही है, आप सिर्फ फोकस करो जीजी पे। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि टॉप पे बीओसी सीओडी जीजी, सिर्फ अगर मैं जीजी को देखूं, जूम इन कर लूं, तो जीजी को इमीडिएट ऑर्डर्स कितने लोग दे सकते हैं, एक दो, इसको बोला जाता है टू बॉसेस, देयरफॉर टू बॉसेस ऑफ जीजी माने कि डुअल कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल। ये रहा 1784 से 1858, जब तक कंपनी का रूल भारत में खत्म नहीं हो गया। और जो डबल गवर्नमेंट ऑफ ईआईसी अफेयर्स है उसका हमने ईयर लिखा था टिल 1833, क्योंकि 1833 चार्टर के तहत कंपनी को बोल दिया था कि भाई अब तुम धंधा नहीं करोगे, अब तुम बिजनेस नहीं करोगे। ठीक है, तो अब एक अफेयर ही खत्म हो गया कॉमर्स वाला, तो फिर डबल गवर्नमेंट ऑफ ईआईसी अफेयर्स को तो तब होगा ना जब दो अफेयर होंगे, अभी तो एक ही अफेयर है, वहाँ पे एक ही टॉप अथॉरिटी है, तो वो वहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, अगर हॉलमार्क देखें, हमें हमेशा सक्सेसफुल अभिमन्यु बनना है, गहराई में जाना है, पर हमेशा जब भी कोई चीज़ हम डिटेल में पढ़ें तो वापस से अपन को उसके मतलब की पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो देखिए कैसे कंट्रोल एस्टैब्लिश हो रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल लेटर्स, बाइंडिंग ऑर्डर्स विच कैन बी गिवन बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, डबल गवर्नमेंट ऑफ ईआईसी अफेयर्स, डुअल कंट्रोल ऑफ जीडी। ये 1 2 3 4 5, ये 5 बातें आपको एग्जाम में अगर आपको याद रखोगे आप, तो आपको ना प्रीलिम्स में खास समस्या आएगी कुछ भी, और ना ही आपको कोई इशू आएगा मेंस में, और आप समझ सकते हो कि अच्छा पिट्स इंडिया एक्ट कर क्या रहा है। फिर चार्टर एक्ट 1793 ऐसा पहला मौका था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के चार्टर को रिन्यू किया। अब उनकी मर्जी कितने टाइम के लिए रिन्यू करते हैं, उन्होंने 20 साल के लिए रिन्यू किया। ठीक है, तो इससे हमें प्रूफ ऑफ डेमोक्रेसी एडवांसमेंट भी मिलता है ब्रिटेन में कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की ताकत जो है वो धीरे धीरे थोड़ी सी बढ़ रही है। ठीक है, ये जो पहला सेंटेंस है ये दर्शाता है रिलेशनशिप को, मैंने बताया था किस तरीके से एक लीच की तरह या फिर किस तरीके से धीरे 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 ब्रिटिश स्टेट खाने वाला है कंपनी को। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, ये कंपनी को कह रहे हैं कि देख बेटा, ब्रिटिश इंडिया को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी मत समझियो, वो तू एक्वायर तो कर रहा था, अनेक्स तो कर रहा था, पर तुझे पता नहीं था वो तू मेरे लिए कर रहा था। सब्जेक्ट्स ऑफ क्राउन, सब्जेक्ट्स ऑफ क्राउन कौन होते हैं, कोई भी ब्रिटिश सिटीजन, कोई भी ब्रिटिश कंपनी। सब्जेक्ट्स ऑफ क्राउन कैन एक्वायर टेरिटरी,
कर सकती है एक्वायर टेरिटरी, बट ओनली ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन, बट ओनली ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन। तो ब्रिटिश इंडिया तेरा नहीं है, वो मेरा है। तो किस तरीके से बेसिकली ब्रिटिश स्टेट कह रहा है कि इस स्टेट के जंगल में सिर्फ एक ही टाइगर रहेगा और वो हूं मैं। तेरी हिम्मत कैसे हो गई, पैसा भी चाहिए, फायदा भी चाहिए, पर स्टेट कह रहा है, ब्रिटिश स्टेट कह रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी कि तूने मेरे डोमेन के अंदर पैर रख दिया। यहाँ पे मैं तुझे रेगुलेट करूंगा, यहाँ पे मैं तुझे कंट्रोल करूंगा, और गलती से भी मत सोच लियो कि ब्रिटिश इंडिया तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक। हॉलमार्क क्या है इसका? ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट एक्ट है उस तरीके से। इसका हॉलमार्क है कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल लॉ। कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल लॉ देखो, किसी भी देश में दो टाइप के इश्यूज होते हैं, सिविल इश्यूज और क्रिमिनल इश्यूज। ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल लॉ का मतलब यही है कि जो आपने कानून है वो आपने एक जगह लिखा है, जो जुडिशरी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उस कानून को देख के अपने अपने कार्य का निर्वाह कर रही है, अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह कर रही है। ठीक है। तो बेसिकली जितने भी कानून हैं बंगाल का शासन करने के लिए, उन सबको एक जगह लिखा जाए, ऐसा इस चार्टर में लिखा है। उसका ट्रांसलेशन भी हो वर्नाकुलर्स में, ताकि जो भारतीय मूल के लोग हैं भारत में, वो समझ पाएँ कि कानून क्या है, ताकि करप्शन कम हो। ठीक। तीसरी चीज़ आती है कि जजेस हो गए या कोई भी ब्यूरोक्रेसी हो गई, दे शुड पास रिटन ऑर्डर्स। ठीक है। तो बेसिकली रिटन लॉ, रिटन ऑर्डर्स, राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द सिविल डोमेन, आप इस तरीके से समझ लीजिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल लॉ भारत में आया। ये हॉलमार्क मैंने आपको बताया, फर्स्ट टाइम चार्टर वाज इन्यूड बाय पार्लियामेंट एंड 20 इयर्स। फिर हम आते हैं चार्टर एक्ट 1813 पे। इसका हॉलमार्क है कि भाई भारत की वेस्टर्नाइजेशन शुरू हुई, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडिया बिगिंस। कैसे वेस्टर्नाइजेशन, किस किस चीज़ की हम कर सकते हैं? पॉलिटी की कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की कर सकते हैं, इकोनॉमी की कर सकते हैं, सोसाइटी की कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज आ जाता है, एजुकेशन सिस्टम आ जाता है, रिलीजन आ जाता है, आर्ट, आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, सोशल रिलेशंस आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली किस किस क्षेत्र में वेस्टर्नाइजेशन शुरू हुई। ठीक है। पहली बात ये दोबारा से बता रहे हैं कि भाई अगर कोई डाउट रह गया हो 1793 में, तो क्लियरली बता दे रहे हैं, देर इज अनडाउटेड सोवरेनिटी ऑफ क्राउन ओवर ब्रिटिश टेरिटोरियल पोजेशंस इन ईस्ट इंडीज। तो पहली बात, क्या स्टूडेंट को पता है कि ईस्ट इंडीज क्या है? ये है हमारा अफ्रीका, ये है इंडिया। जितनी भी जमीन, जितना भी पानी, जितनी भी टेरिटरी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ केप ऑफ गुड होप है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है साउथ अफ्रीका का, दैट इज कॉल्ड ईस्ट इंडीज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ इंडिया से ट्रेड करने के लिए नहीं बनी थी, वो ईस्ट इंडीज के साथ ट्रेड करने के लिए बनी थी। ठीक है ना। तो खैर, इकोनॉमी में देखते हैं कि किस तरीके से वेस्टर्नाइजेशन होगा। देखिए अभी वेस्ट की इकोनॉमी कैसी है। 1750 से वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुकी है। 1750 से 1850 इज आईआर और इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ रफली कि 63% ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड हैव बीन कंप्लीट, मतलब ऐसे ही समझने के लिए 63% ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी वुड बी कंप्लीट बाय 1813। तो ब्रिटिश की इकोनॉमी में अभी फैक्ट्री हैं, मशीनें हैं, इस टाइप की नई नई चीज़ें हैं। और भारत के साथ जो ब्रिटिश का बिजनेस है, उस पर मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि एक ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर तो नहीं है। उसका मतलब वो मशीन कहीं से कुछ खरीद करके थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है, बट उसका काम है एक जगह से सामान उठाना, दूसरी जगह उस सामान को लेके जाना, एक प्रॉफिट पे बेचना, सर्कुलेशन ऑफ गुड्स उसका काम है। तो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अगर आपको करना है, तो आपको इस कंपनी की इस मोनोपोली को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है। ताकि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनके पास मशीन्स हैं, ठीक है, जो माइनर्स हैं, रेलवे मैन्युफैक्चरर्स और इस टाइप की चीज़ें हैं ये सब, ठीक है। रेलवे मैन्युफैक्चर थोड़ा बाद में आएंगे, 1850s में आएंगे, बट फिर भी इस टाइप के जो लोग हैं वो इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके घुसेंगे, तभी भारत में आपको मशीनें दिखेंगी, तभी भारत में आपको वो टेक्नोलॉजी दिखेगी। ठीक है ना। तो बेसिकली एंडेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ब्रिटिश बिजनेस विद इंडिया। ठीक। क्यों किया भाई ऐसा? जैसे मैंने बताया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देयरफॉर वो करना है, वेस्टर्नाइजेशन करना है। दूसरी चीज, काम की चीज। अब ये ब्रिटिश नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि एक ट्रेडर की मोनोपोली हो। क्यों? क्योंकि अब उसको भारत से फिनिश गुड्स नहीं चाहिए। कंपनी क्या लेके जाती थी? भारतीय आर्टिजन्स के फिनिश गुड्स।
ठीक है? वो वहाँ लेके जाते थे, फिर उसको यूरोप में बेचते थे, ब्रिटेन में बेचते थे, जैसे पैसे वहाँ होते थे। अब उनको चाहिए भारत से रॉ मटेरियल्स, जो कि भारत से जाएँगे आपके ब्रिटेन, जहाँ पे ब्रिटिश फैक्ट्रीज़ दे विल कन्वर्ट इट इनटू फिनिश गुड्स, ठीक? एंड फिर वो फिनिश गुड्स जो है ब्रिटिश नागरिकों को बिकेंगे, यूरोप में बिकेंगे और भारत में भी बिकेंगे, ठीक है? माने कि भारत को एक कस्टमर बनाना और भारत को एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बनाना। तो इसलिए क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि एंड अब ब्रिटेन के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है दैट ईस्ट इंडिया कंपनी शुड हैव एनी मोनोपोली, प्लस चार्टर रिन्यूड फॉर 20 ईयर्स, वो तो खैर है ही। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी हल्का-फुल्का प्लेयर तो है नहीं, उसके पास भी खा डीप पॉकेट्स हैं, वो भी मतलब चीज़ें कर सकता है। तो ख़ैर उसने नेगोशिएट करके कम से कम ओपियम, टी मतलब चाय सुट्टा, ठीक है? और चाइना ट्रेड ऑफ ब्रिटेन, इसके ऊपर अपनी मोनोपोली रखी। तो आसाम टी गार्डन्स हैं, तो वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी। बंगाल में अगर ओपियम कल्टीवेशन होती है, तो उसके ऊपर कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा, ठीक है? तो ऐसा। फिर वेस्टर्नाइज़ेशन ऑफ सोसाइटी कल्चर की बात करें। तो यहाँ पे पहली दफ़ा क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ किया कानूनी तौर पे कि आप लीगल लाइसेंस लेके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी लाइसेंस दे सकता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी लाइसेंस दे सकता है एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी लाइसेंस दे सकता है, और आपके पास लाइसेंस है टू कन्वर्ट, गो टू इंडिया, कन्वर्ट पीपल ऑफ इंडिया टू क्रिश्चियनिटी, राइट? सो क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी स्टेट, कोई व्यक्ति वॉलंटरली किसी और धर्म को अपनाए, दैट्स फ्रीडम, फ्रीडम टू रिलीजन, ठीक है? बट दिस इज मिसयूज ऑफ स्टेट रिसोर्सेज फॉर द पर्पसेस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ अ फॉरेन रिलीजन, तो ये कल्चरल कोलोनियलिज्म है, ठीक? उसके अलावा एजुकेशन में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख रुपया सालाना खर्च करे, EIC shall spend rupees 1 lakh per annum on education, ठीक? हावेवर अभी डिबेट चलती रही कि भाई 20 साल और टिल 1835 की सिलेबस क्या हो, इंडियन सिलेबस हो या वेस्टर्न सिलेबस हो, वेस्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, वेस्ट लाइक ह्यूमैनिटीज हो, लैंग्वेज क्या हो, क्या वर्नाकुलर्स मतलब भारतीय भाषाएं हो या फिर अंग्रेजी। तो ये डिबेट चलती रही, अल्टीमेटली ये डिबेट जो है इन फेवर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन फेवर ऑफ वेस्ट लाइक सिलेबस सेटल हुई थ्रू मकौले, ठीक है? मकौले का एजुकेशन पॉलिसी है 1835 का, उसके थ्रू। अब हम आते हैं चार्टर एक्ट 1833 पे। इसका हॉलमार्क क्या बताती है किताबें? तो बेसिकली ये है पीक ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जो आपका मुख्यमंत्री है बंगाल का, शुरुआत में उसके पास कुछ 2-3 एडिशनल पावर्स थी, वॉर, पीस, वीक सेंटर था। यहाँ पे मुख्यमंत्री बंगाल का बन गया प्रधानमंत्री, ठीक है? ये बन गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जीजी बंगाल वाज एलिवेटेड टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया he is like the central executive authority, central legislative authority over the whole of British India. लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे वो ले ली गई थी। आप ऐसा समझ लीजिए कि राष्ट्रपति शासन जो है वो पूरे ब्रिटिश इंडिया में लगा दिया गया 1833 से लेकर 1861 तक, फ्रॉम 1833 टिल 1861। और इसको किताबें बोलती है लैंडमार्क इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट? पॉलिटी में फेडरलिज्म फेडरलिज्म पढ़ाते रहते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं कि लैंडमार्क इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, ये राष्ट्रपति शासन। तो खैर कर क्यों रहे हैं ऐसा, वो भी देखते हैं। As GGI, he could himself make laws for whole of British India and himself take executive decisions for whole of British India. Plus lawmaking powers of governors were ended. Therefore, it is like president rule. ठीक है? क्यों लगाया इन्होंने भाई ऐसा? क्या कारण था? पहली बार जब 1813 के बाद जब बहुत सारे अंग्रेज भारत में आने लगे, तो उन्हें परेशानी हुई कि यार हम बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे लॉ की, हर जगह पे अलग प्रकार का कानून है, क्योंकि पहले एक सिंगल लॉ मेकिंग अथॉरिटी ब्रिटिश इंडिया के ऊपर नहीं थी, 3 गवर्नर्स थे, ठीक है? तो यहाँ पे फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, लेट अस हैव वन कंट्री वन लॉ, ठीक? और इसके लिए हमको जीजी को बनाना पड़ेगा, जीजी इंडिया, टू हैव एन अथॉरिटी हु कुड ब्रिंग वन कंट्री वन लॉ। एंड फॉर दिस एक तो चीज हुई कि जीजी इंडिया बन गया, दूसरी चीज हुई कि एक लीगल मेंबर, एक ऐसा व्यक्ति जिसका काम ही सिर्फ होगा कानून बनाना, उसको जो है जीजी की काउंसिल में ऐड किया गया। याद है, उधर 3 मेंबर्स थे, अब ये चौथा मेंबर ऐड हो गया, जिसका काम रहेगा पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए एक यूनिफॉर्म लॉज को बनाना, ठीक?
ऑब्वियसली कुछ लॉज ऐसे डेफिनेटली बनेंगे जो कि पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लागू नहीं होंगे, क्योंकि वो पूरी ब्रिटिश इंडिया की समस्या नहीं है। ठीक है, अब अगर परमानेंट सेटलमेंट है 1793 बंगाल, उड़ीसा, बिहार, नॉर्थ मद्रास, बनारस में, और योतवारी सिस्टम है आपका सिंध, कुर्ग, असम, मद्रास, बॉम्बे में। ऑल्दो अभी सिंध और बाकी चीज़ें उस तरीके से नहीं आई हैं, बट चलो ठीक है, अल्टीमेटली वहाँ था। मेलवारी आपका सेंट्रल इंडिया, यूपी और पंजाब में। तो यार लैंड रेवेन्यू प्रॉब्लम अलग अलग रहेगी ना, वन साइज विल नॉट फिट ऑल। बट अगर अलग कानून भी बनाने होंगे कुछ स्पेशल केसेस में, वहाँ पे भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का मतलब सिस्टम रहेगा। खैर इन्होंने 1837 तक वेस्ट लाइक लॉज ब्रिटिश इंडिया के लिए बना लिए। ठीक, ये मकौले था। 1834 में एक लॉ कमीशन बना जिसने वेस्ट लाइक लॉज बनाए फॉर ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो इस प्रकार से वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडिया हो रही है कि पहले जो कानून थे वो कहीं ना कहीं हिंदू लॉ, इस्लामिक लॉ वो होते थे, और अब जो है वेस्ट लाइक लॉज होंगे। पर्सनल मैटर्स मतलब शादी ब्याह के, इनहेरिटेंस के, उन सब चीज़ों में तो हिंदू लॉ, इस्लामिक लॉ चलेगा। पर जो पब्लिक मैटर्स हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आपका पर्सनल कम्युनिटी का इशू नहीं है, वहाँ पे अब हिंदू लॉ, इस्लामिक लॉ नहीं होगा, वहाँ पे अब होगा वेस्ट लाइक लॉ। ये 1837 तक हो गया। उसके बाद अपडेशन होती रही, अपडेट चलते रहे, एंड अंततः आपको मिला सिविल प्रोसीजर कोड सिविल मैटर्स के लिए 1859, इंडियन पीनल कोड कि कौन से क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट है 1860, एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल इश्यूज के लिए 1861। आप गूगल वगैरह पे सर्च करें तो इनके ईयर्स कभी कभी अलग मिल जाते हैं, क्योंकि वो अमेंडमेंट वाले ईयर्स हैं। ठीक है ना, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 है, तो एक स्टूडेंट अब कल बोल रहा था कि सर 1927 भी पढ़ा है हमने, क्योंकि वो अमेंडमेंट वाली बात हो जाती है। ठीक है, प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि भाई अब तू बिजनेस नहीं करेगा। तो ना ही सिर्फ मोनोपोली ओवर चाइना ट्रेड, टी, ओपियम वाज एंडेड, बट कंपनी को बोल दिया गया कि तुम अब बिजनेस करोगे ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें किताबों में मतलब बहुत क्लियरली नहीं बताई गई हैं, कन्फ्यूजन होती है इन चीज़ों से। ठीक है, तो कमर्शियल फंक्शन ही खत्म कर दिया। अब कंपनी का एक ही काम है, ब्रिटिश इंडिया के ऊपर शासन करना, वो भी एज अ मैनेजर, एज अ नौकर ऑफ द ब्रिटिश स्टेट, क्योंकि वहां तो 1784 से टॉप अथॉरिटी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश स्टेट है। ठीक है, एंड देयरफॉर इट्स मोनोपोली। ये सब हो गया। ये एक मिसलेनियस सी चीज़ है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ग्रुप बी पोजीशंस भारतीयों के लिए खोल दी गई, क्योंकि अब साइज ऑफ द ब्रिटिश स्टेट बहुत बड़ा हो गया था, कंपनी स्टेट बहुत बड़ा हो गया था भारत में। तो जब कम टेरिटरी है तो इतना स्टेट है, जब ज़्यादा टेरिटरी है तो इतना स्टेट है, जब और बड़ा टेरिटरी है तो इतना स्टेट है। तो नीचे वाले ग्रुप बी ऑफिसर ज़्यादा चाहिए ना आपको। अब आप सब बोलोगे कि ब्रिटेन से ही लोग आके ग्रुप बी ऑफिसर बने, तो भाई अपना घर कोई भी व्यक्ति, अब तुम मुझे बोलो कि सर मैं ना अफ्रीका जा रहा हूँ, मैं अच्छा बढ़िया यार, मैं किस लिए, कह रहे सर नौकरी लगी मेरे वहाँ पे। मैं बढ़िया यार, क्या पैकेज मिला, क्या सर 10,000 रुपये महीना। मैंने कहा भाई, भाई अपना कोई आदमी घर छोड़ता है तो एक्सपेक्ट ये करता है ना कि ठीक है मैं छोड़ने को तैयार हूँ, पर मेरे को मतलब ऐसा पैसा मिले जो मुझे उस समय पे अपने घर के पास नहीं मिल सकता है ना। विद इन कंट्री भी इसलिए माइग्रेशन होती है, एंड कंट्री टू कंट्री भी इसलिए माइग्रेशन होती है। तो आपका फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा कंपनी स्टेट का, अगर आप ग्रुप बी, ग्रुप सी, इन एरियाज के लिए भी आप, इन जॉब्स के लिए भी आप ब्रिटेन से लोग बुलाओगे। इस वजह से जो है ग्रुप बी ओपन किया गया फॉर इंडियंस। इसमें लोअर जुडिशियल पोजीशन मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे वाली, और आपका अनकोवेनेटेड सिविल सर्विसेज माने कि ग्रुप बी सिविल सर्विसेज ओपन करे गए, प्लस चार्टर 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया। उसके बाद आते हैं चार्टर एक्ट 1853 पे। अब आप देखिए, चार्टर इज नॉट रिन्यूड फॉर 20 ईयर्स, मतलब एंड इट इज रिन्यूड टिल पार्लियामेंट स्पेसिफाइज अदरवाइज। इसका अब तो भैया ईआईसी वेंटिलेटर पे है। 1857 रिवोल्ट की कोई खास आवश्यकता थी नहीं मेरे हिसाब से। वो 1857 में नहीं, 1858 में नहीं खत्म होता तो 1860 में हो जाता, 65 में हो जाता, होना तो था ही। ठीक है, क्योंकि एक गुस्ताखी कर दी है इस नॉन स्टेट एक्टर ने, ये स्टेट के डोमेन में घुस गए हैं। ठीक है ना, तो ऐसा ही है, स्टेट का भोकाल रहता है। ठीक, और एग्जाम इज इंट्रोड्यूस, और यूपीएससी एग्जाम इट इज इंट्रोड्यूस। तो ये भाई कंपनी का तुमने बैंड बजा दिया। मतलब सोचो आपकी कंपनी है, एंड आप अपने पसंदीदा लोगों को एम्प्लॉय नहीं बना सकते। मतलब टॉप एम्प्लॉयज तो आप 1784 के बाद से नहीं बना सकते थे। ठीक है ना, और अब ये
अच्छा, इसे मैं बता दे रहा हूँ, कुछ लोग स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम करेंगे जब मैं 1784 बोल रहा हूँ। करो स्पेक्ट्रमाइजेशन ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है। खैर जो भी 1793 बोलता है स्पेक्ट्रम, 1793 नहीं है वो, ठीक। अवर एग्जाम इंट्रोड्यूस दैट इज एग्जाम फॉर कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज, क्योंकि ये एग्जाम हम लोग भी दे सकते थे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई जो ग्रुप ए है वो भी इंडियंस के लिए ओपन हो गया। हालांकि एग्जाम लंदन में ही होगा, भारत में पहला एग्जाम 1922 में हुआ था, ठीक। रेवेन्यूज ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाउ अंडर पार्लियामेंट्स कंट्रोल। तो रह क्या गया भाई, ना तुम एंट्री लेवल ऑफिसर अपनी मर्जी के रख सकते हो, ना तुम सीनियर लेवल ऑफिसर अपनी मर्जी के रख सकते हो। तुम्हारे जो रेवेन्यू है उस पर भी फाइनल अधिकार जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी ऑर्डर मतलब कुछ भी चीजें डिसाइड कर सकता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो है ही है वैसे ही। क्या है भाई, तुम्हारे को कुछ नहीं बचा, ठीक है। तुम्हारा तुमको जो है बिल्कुल बैंड बजा दी तुम्हारा, ठीक है। और चार्टर भी रिन्यू नहीं किया, मतलब कोई लाइफ गारंटी नहीं है। कंपनी की हालत उस लैपटॉप जैसी होगी है जो बस डायरेक्ट चलता है, जैसे ही तार हटाए तो डेड, कोई बैटरी नहीं है उसके अंदर, वेंटिलेटर पे है, ठीक। देयरफॉर इसलिए मैंने यहाँ सिद्ध करने की कोशिश करी कि इवन विदाउट 1857 द वर्ड कंपनी रूल इन इंडिया वुड हैव एंडेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 सबसे आसान एक्ट है, बस आप ये समझ लीजिए सबकी सरकारी नौकरी लग गई, ठीक। जो आप और बस नाम चेंज हुए, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसकी तो खैर पहले भी एक तरीके से सरकारी नौकरी थी, उसका नाम हो गया अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, लंदन में ही है वो। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसका नाम हो गया इंडिया काउंसिल, ठीक है। ये ब्रिटिश स्टेट का ही पार्ट पहले भी थे, अब भी है। जो आपका गवर्नर जनरल है वो बन गया वाइस रॉय एंड जीजी, दो पोस्ट थी पर एक ही व्यक्ति इन दोनों पोस्ट में हमेशा रहता था। नाम को देखिए, गवर्नर जनरल, वहां पे वो शासक है ब्रिटिश इंडिया का। वाइस रॉय, वाइस कैप्टन ऑफ रॉयल, क्रिकेट सब लोग देख रहे होंगे। तो वाइस कैप्टन का क्या काम होता है जब कैप्टन फील्ड पे नहीं होता? टू एक्ट एज कैप्टन, है ना। इफ ही सेइंग समथिंग तो मतलब कैप्टन कह रहे हैं। तो वाइस रॉय वाइस कैप्टन है ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। आप ऐसे मान के चले, फील्ड इंडिया है, कैप्टन फील्ड पे अवेलेबल नहीं है, वो लंदन में है, तो उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? वाइस रॉय। वाइस रॉय इज वाइस कैप्टन ऑफ रॉयल दैट इज क्राउन, ठीक है। नाम चेंज हो गया, सबकी सरकारी नौकरी लग गई, कुछ ज्यादा बदला नहीं, बस सबकी सरकारी नौकरी लग गई, ठीक। तो ये हो रहा है अभी। तो कंपनी स्टेट खत्म हुआ और अब ब्रिटिश स्टेट आ गया। विक्टोरिया जो है शी गॉट सोवरेनिटी ओवर होल ऑफ इंडिया। हमारे बहादुर शाह जफर जी को रंगून भेज दिया गया, पेंशन ऑफ कर दिया गया, ठीक है। और हमारे किंग सब बन गए प्रिंस। प्रिंस कौन होता है? राजकुमार। तो राजकुमार है तो फिर कोई मम्मी पापा राजा रानी भी होंगे, ठीक है। तो अब इनको इन्होंने डेरोगेटरी तरीके से बुलाना स्टार्ट किया, प्रिंस, ठीक है। तो फिर भाई मम्मी कौन है? विक्टोरिया, ठीक। खैर ये सब है, कॉलोनियल तो सब सहना पड़ता है। प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जैसे बताया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बन गया, बीओसी बता दिया है, जीजी इंडिया ये बन गया, वाइस कैप्टन ऑफ रॉयल रूरल, ठीक है। एंड नाउ ओनली देयर इज ओनली वन बॉस ऑफ जीजी दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इस प्रकार से हमने इसको कवर करने की कोशिश करी। ये है सोल है इसकी, ये संविधान है कंपनी स्टेट के। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी स्टेट की रचना करी और उसके बाद कंपनी को स्टेट स्ट्रक्चर से गेट आउट बोल दिया और खुद वहां आके बैठ गया। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आपका इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक। वो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी बने कि उसमें थोड़े से बट उसमें कोशिश करें कि उसमें आत्मा पकड़ लें और ठीक ठाक टाइम में उसको कर लें, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, खुश रहो बच्चों।